ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या है? बेसिकली दो कंडक्टर्स किसी भी शेप के, प्लेट भी हो सकती है। When two conductors are separated in an insulating medium, here is an insulator, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस से यदि उन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है, द कंडक्टर्स हैव चार्ज क्यू, इसके पास एक के पास क्यू चार्ज होता है और एक के पास माइनस क्यू चार्ज होता है, और इसका पोटेंशियल यदि V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो V इज इक्वल्स टू हो जाता है V1 माइनस V2, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन इज प्रोपोर्शनल, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा कंडक्टर पे उतनी ज़्यादा फील्ड होगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला, देखो सिंपल सी बात है, दो प्लेट्स हैं, मैंने किसी भी चीज़ के थ्रू एक को चार्ज कर दिया, मतलब दोनों को चार्ज कर दिया। तुम्हें पता है किसी भी कंडक्टर के इनसाइड या फिर उसकी सरफेस पे कुछ पोटेंशियल हो सकता है, हमने कल पढ़ा था ना, कांस्टेंट, वो पोटेंशियल है V1 और ये इसका पोटेंशियल है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल्स टू, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। ऐसा जब कोई भी सेटअप होता है तो अपन उसको कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। व्हेन टू कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम एंड दे आर चार्ज्ड विथ सम चार्ज Q, तो ऐसे अरेंजमेंट को अपन कहने लगते हैं कैपेसिटर। और इसमें याद रखो हमेशा Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V होता है। Q इज़ प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इसमें चार्ज स्टोर कर पाएंगे। तो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, Q इज़ इक्वल्स टू CV, और इसी C को अपन कहते हैं कैपेसिटेंस। मतलब किसी भी कंडक्टर में चार्ज स्टोर करने की क्षमता किससे बताते हैं? कैपेसिटेंस से। C इज इक्वल्स टू हो जाता है Q अपॉन V, ठीक है। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उसके शेप पे, उसके साइज पे, और सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स पे डिपेंड करता है। सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स मतलब कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, ये डिपेंड करेगा इन दोनों के शेप पे, साइज पे, और इनके बीच की डिस्टेंस पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्योंकि ये फैक्ट्री में बन जाता है, फिर हम इसका शेप, साइज़ या डिस्टेंस नहीं बदल सकते, इसलिए किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स होता है। फिक्स नहीं होता, मतलब फिक्स भी होता है और वेरिएबल भी आता है। दो तरीके के कैपेसिटर आते हैं, एक आता है फिक्स्ड कैपेसिटर जिसकी वैल्यू फिक्स है, आप नहीं बदल सकते, एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल होता है दो पैरेलल लाइंस, और वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल होता है एरो, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ये होती है कूलम और ये होती है वोल्ट, इस फैरेड, ठीक है। बेसिकली फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। एक फैरेड का चार्ज मतलब बहुत बड़ा चार्ज होता है, इसलिए जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड या फिर पिको फैरेड होता है।
नैनो यानी 10⁻⁻⁹, पिको यानी 10⁻⁻12 और दिस इज़ 10⁻⁻6। आई बात समझ में? तो ये बेसिकली सुमित सर बाहर होंगे तो ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, एक कैपेसिटर मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो कंडक्टर्स कुछ इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड हो, ऐसे अरेंजमेंट को अपन कैपेसिटर कहने लगते हैं। उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है, वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे। तो बेसिकली दिस इज योर कैपेसिटर। आ गई बात समझ में? अब देखो, तो यहाँ पे कुछ अगर तुम्हें न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, n की वैल्यू दी हुई है 1 × 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q = n ही निकाल लोगे, चार्ज आ जाएगा। यस मैम। कैपेसिटेंस निकालना है, वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, कैपेसिटेंस निकल जाएगा कैपेसिटर का। उसके बाद आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर का एक टाइप है, तो कैपेसिटर ही, लेकिन पैरेलल प्लेट है। पैरेलल प्लेट है मतलब यहाँ पे जो दो कंडक्टर ले रहे हैं वो दो कंडक्टर दो पतली पतली शीट हैं। आई बात समझ में? आड़ा भी बना सकते हैं। तो ये जो दो कंडक्टर हैं ये दो प्लेन पैरेलल शीट हैं जिनका एरिया है A और एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, इसलिए इसको पैरेलल प्लेट बोलते हैं। आई बात समझ में? इनके बीच का सूटेबल डिस्टेंस है D। ठीक है, अब उन्होंने बोला एक प्लेट को हमने क्या कर दिया है, अर्थ। ठीक है, और इनके बीच में हमने जो मटेरियल है वो है वैक्यूम। आ गई बात समझ में? अब हमने बोला हमने इसको कुछ चार्ज दिया, इस प्लेट को मान लो हमने इस प्लेट को चार्ज दिया प्लस, सरफेस पे आ जाएगा ये प्लस चार्ज जो हमने यहाँ पे दिया था, देते ना इंडक्शन किसी के भी थ्रू दे सकते, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ खींच लेगा इस सरफेस पे। ये जितना प्लस Q है ये उतना ही माइनस Q यहाँ खींच लेगा, इसके बचे हुए प्लस यहाँ आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये अर्थ है इसलिए ये पूरे के पूरे ज़मीन में चले जाएंगे प्लस। हाँ मतलब वो उल्टा, तुम बोलोगे मैडम प्लस तो जाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा ज़मीन से, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ये प्लस, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है। आ गई बात समझ में इसकी? तो सिंपल सी बात है, ये प्लस Q चार्ज हो गया और ये माइनस Q चार्ज हो गया, ये हट गए इधर वाले। ठीक है, क्योंकि ये प्लस Q से चार्ज था, ये माइनस यहीं बने रहेंगे। ठीक है, अब उन्होंने बोला तो इन दोनों पे इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस आ गए, ये प्लस Q हो गया और ये माइनस Q हो गया। ठीक है, मान लो क्योंकि इनका एरिया सेम है और दोनों पे सेम चार्ज है, इसलिए दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम रहेगी, सिग्मा। ठीक है, इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी प्लस से माइनस, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला होगा σ/ε0 क्यू। फॉर्मूला है, कहाँ पढ़ा था? प्लेट वाले में वो 2 σ/ε0 होता है। गॉस थ्योरम में ना प्लेन शीट के कारण ना किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना, तो σ/ε0 निकाला था ना। सब मैं ही बताऊँ।
पढ़ाना मेरा धर्म है, पर पढ़ना आपका धर्म नहीं है। देख लो, न्यूमेरिकल था आपका 2 प्लेन शीट, यस और नो। ये हमने पढ़ा नहीं था, पर ये न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में। When electric field intensity due to 2 parallel infinite sheet, 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अरे 2 ये वाला नहीं कराया, ये वाला 2 का है, ये कॉपी में है, बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, उससे भी निकल जाएगा। यस, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन वहाँ एक ही शीट थी प्लस की। मान लो अगर आपके पास 2 प्लेन शीट हैं, तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 मतलब यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे इसके कारण भी फील्ड इधर ही होगी, और इसके कारण रीजन 1 में ई आई इज इक्वल्स टू -E1 -E2। कौन सा रीजन ले रहे हैं? रीजन फर्स्ट। ये साइन तो गड़बड़ है, दोनों ही प्लेट के कारण ई इधर ही होगा। ठीक है, रीजन 2 यानी बीच में है ना, रीजन 2 क्यों? प्लस के कारण तो हमेशा बाहर जाती है ना फील्ड लाइंस। E1 की तरफ तो उस तरफ, और उसको माइनस करें तो वो भी उस तरफ। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, हम दोनों में माइनस एक्सिस की तरफ। अच्छा, मतलब दोनों के साइन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, बट दोनों माइनस की तरफ है, इसलिए उन्होंने माइनस ऐड होगी, मतलब दोनों। ये साइन एरो गलत है भाई साहब, मैं एरो की बात कर रही हूँ, E1 भी इधर ही रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में? रीजन 2 में इसके कारण तो E1 इधर रहेगी, लेकिन इसके कारण E2 इधर रहेगी, तो ये होगा E1 माइनस, तो ये ऐसा होगा। एक प्लेट के कारण ये फॉर्मूला होता है, यस और नो, इस प्लेट के कारण भी, तो ये हो जाएगा ऐसा। लेकिन अपने पास यहाँ पे जो 2 प्लेट हैं, वो एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब इसके कारण जो फील्ड है वो इधर है, और इसके कारण जो फील्ड है वो भी इधर ही है, क्योंकि ये प्लस के कारण है और ये माइनस के कारण है। माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है और प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, इसलिए ये होगा प्लस E1, नहीं ऐड होंगी दोनों फील्ड, E1 प्लस E2। ठीक है, एक का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, तो ये हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 से 2 सिग्मा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से यहाँ जा रही है, क्यों? क्योंकि दोनों इधर ही जा रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, मैं नहीं बताती तो तुम मान भी लेते, हाँ मैडम यही होगा। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके बीच में, जिसका डायरेक्शन होगा ये। आ गई बात समझ में? यस और नो? सिग्मा होता है Q अपॉन A, यस और नो? तो E हो गया Q अपॉन, ओके, E इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन D, पढ़ा था ना, माइनस DV अपॉन D, V चेंज इन वोल्टेज, तो ये चेंज इन वोल्टेज ही है, DR यानी सेपरेशन ही है बीच का, तो V अपॉन D, तो V इज इक्वल्स टू हो गया, V इज इक्वल्स टू हो गया ED। ठीक है, तो यहाँ पे E रखते हैं, E इज इक्वल्स टू हो गया QD अपॉन, वहाँ चेंज लेते हैं बेटा, इसलिए यहाँ अपन ने डिफरेंस रखा है डायरेक्ट V। ठीक है,
क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हो गया ना? यस और नो? अब तुमको पता है C इज इक्वल्स टू होता है, नहीं, Q इज इक्वल्स टू, C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। तो Q यहाँ पे स्मॉल q ले रहे हैं अपन, तो Q होगा, और V ये होता है, तो क्यू डी और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, Q से Q कैंसिल, तो हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एप्सिलॉन नॉट इंसुलेटिंग मीडियम हवा है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट। एरिया है ए बी डी, मतलब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बनाते वक्त ही डिसाइड हो जाता है, एरिया और डिस्टेंस, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस है, ये तो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा। आ गई बात समझ में? फिर अपन इसका कैपेसिटेंस बदल नहीं सकते। ज़्यादा कैपेसिटेंस के लिए एरिया शुड बी लार्ज एंड डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। ठीक है? अगर मान लो आपके पास एक कैपेसिटी ऑफ इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यदि मान लो मेरे पास कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, मान लो मेरे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, एक अकेली बॉल, गुड कंडक्टर, जिसकी रेडियस है r। इस पे अपन ने लेट अ चार्ज q बी गिवन टू द स्फेयर विच इज़ अज्यूम्ड टू बी कंसनट्रेटेड एट द सेंटर, देन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस। मैंने इसको चार्ज दिया, रॉड लगाई, ये कुछ तो भी चार्ज, मेरे को ये निकालना है कि ये कितना चार्ज लेगा, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर बॉल। मेटल की बॉल है, व्हाट इज़ इट्स कैपेसिटी, वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। आ गई बात समझ में? तो इस पे पोटेंशियल चाहे अंदर लो चाहे बाहर लो, V इज इक्वल्स टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। V के कारण ये नीचे ऊपर चला गया, नीचे आया Q से Q कैंसिल, C इज इक्वल्स टू आया 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये कांस्टेंट है, मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना ज़्यादा बड़ी गेंद होगी उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगी। आ गई बात समझ में? फॉर्मूला याद रखना है, C इज इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। कितनी कैपेसिटी है उसकी विदाउट लीकेज चार्ज को स्टोर करने की, दैट यू कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। अब उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक बताया है लीकेज ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज लीक हो सकते हैं। लीकेज ऑफ चार्ज, हम मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट से ही झोला भर सकते हैं सामान से। यदि हमने ओवरडोज दे दिया तो वो लीक होंगे। कैसे? C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, है ना? अगर हमको एक लार्ज C चाहिए तो V शुड बी स्मॉल फॉर अ गिवन Q। Q कांस्टेंट है, फॉर अ गिवन Q हमने एक उसमें चार्ज दिया, तो उसके लिए पोटेंशियल सबसे कम से कम होना चाहिए उस कंडक्टर का, ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करें। ठीक है? अब तुमको ये पता है कि जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है उसमें अच्छा चार्ज स्टोर होता है और उसका पोटेंशियल बहुत कम होता है। ये एक नॉर्मल कैपेसिटर की कहानी होती है। एक अच्छे कैपेसिटेंस के कैपेसिटर की ये क्वालिटी होती है कि उसके पे चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और उसका पोटेंशियल कम से कम होना चाहिए। आई बात समझ में? अब उन्होंने बोला दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, यदि मान लो इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज है, इम्प्लाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज़्यादा चार्ज है तो ये अपने आजू बाजू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यस और नो? इफ़ Q इज़ लार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। यस और नो? अगर मान लो ये अपने आजू बाजू बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास की एयर को आयोनाइज कर देगी। क्या करेगी? आयोनाइज करेगी। आयोनाइज करना मतलब होता है एस्केलरेट, चार्जेस पे फोर्स लगाना। यहाँ पे जो एटम्स हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं उन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाने लगेगी? फोर्स लगाने लगेगी। यस और नो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आयोनाइज द एयर, सो प्रोड्यूस, जिसके कारण अगर मान लो ये हवा आयोनाइज हो गई मतलब चार्ज हो गई, गेटिंग माई पॉइंट, तो उसके बीच के जो चार्जेस होंगे, ये अगर मान लो बीच की फील्ड आयोनाइज हो जाए, ई इज आयोनाइज, तो वो क्या करेगी? इसको न्यूट्रलाइज करने लगेगी, मतलब कंडक्टिंग करने लगेगी। चार्जेस इधर से इधर फ्लो होने लगेंगे। तुम चार्ज देते जाओ, वो चार्ज हवा में लीक होते जाएंगे और इधर फ्लो होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आसपास की एयर क्या हो गई है? आयोनाइज हो गई है। इसलिए हम किसी भी कंडक्टर को एक पर्टिकुलर वैल्यू से ही चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो चार्ज नहीं होता, चार्ज हवा में लीक होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? तो हर एक कैपेसिटर की खुद की एक चार्जिंग कैपेसिटी होती है। यदि आप उससे ज़्यादा उसको चार्ज करोगे तो वो उस पर नहीं जाएंगे, वो चार्ज लीक होने लग जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, दैट यू कॉल्ड एज अ लीकेज ऑफ चार्ज। अब तुमको एक न्यूमेरिकल दिया है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 2 फैरेड, ठीक है। उनके बीच का सेपरेशन है, दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर यानी बहुत कम है ना। अब तुमको निकालना है व्हाट इज़ द एरिया प्लेट का। C इज इक्वल्स टू होता है, इससे यदि A निकालोगे तो वो आता है ये एरिया बहुत ज़्यादा है, इतनी बड़ी प्लेट्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए कहते हैं 2 फैरेड बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसलिए चार्जेस हम किस में लेते हैं? माइक्रो फैरेड में। आई बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? न्यूमेरिकल इजी है, ये फॉर्मूले से होंगे। अब 12 तो नहीं बजी होगी, टाइम है ना, पढ़ो। क्या समझ में? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट। सिर्फ इतना याद रख कि किसी भी कैपेसिटर को एक पर्टिकुलर अमाउंट से ही चार्ज किया जा सकता है, यदि उससे ज़्यादा चार्ज करो तो वो चार्जेस हवा में लीक होने लगते हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हवा नहीं, हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल। आ गई बात समझ में? तो अभी हमने ना ये इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा डाइलेक्ट्रिक भर दिया है इसके बीच में। ओके, ठीक है।
तो हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया है बीच में, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर। ठीक है, बाकी सब सेम है। सेपरेशन डी है, यहाँ पे एरिया ए है, इसको अपन ने +Q से चार्ज किया है। ये अर्थ है मतलब ये माइनस है, तो यहाँ के सारे प्लस यहाँ माइनस पे आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसकी चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, लेकिन बस सिर्फ हमने किया क्या है, बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मीडियम भरा है तो एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगा, और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। आई बात समझ में? तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की जगह पे हो, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हो जाएगा, वही चल रहा है सेम जैसा पहले था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स V इज इक्वल्स टू ED होता है, यस और नो? तो E की वैल्यू रख दी, ये भी पहले कर चुके हैं। कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, वही का वही रख दिया। सिर्फ अंतर ये आया कि पहले हमारा आया था कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अब हमारा उसके साथ एप्सिलॉन R भी आता है। तो अगर हम बीच में इंसुलेटिंग मीडियम भर देते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस एप्सिलॉन R से बढ़ जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम दो प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ इंसुलेटिंग मीडियम भरें, उससे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? अब उन्होंने बोला है कि अभी तो हमने पूरे में भर दिया था, है ना, अब अपन पूरे में नहीं भर रहे हैं। ये डिस्टेंस तो D है, लेकिन मैंने सिर्फ T थिकनेस का एक स्लैब लगाया है, ग्लास की पट्टी, इधर इधर खाली है। आई बात समझ में? मतलब अपन पूरी जगह पे नहीं भर रहे हैं, थोड़ी जगह बीच में वैकेंट है। तो डिस्टेंस तो D है, पर इंसुलेटिंग स्लैब की थिकनेस T है, तो क्या अंतर आएगा? आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन रीजन ऑफ थिकनेस D माइनस T। D माइनस T मतलब ये वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस सिग्मा अपॉन, क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में थी थिकनेस में होगी। आई इतनी बात समझ में सबको? ये तो एयर में है इसलिए एप्सिलॉन नॉट, ये डाइलेक्ट्रिक में है इसलिए एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स VM, यहाँ पे अपन ने V इज इक्वल्स टू ED ले लिया था सीधा, लेकिन यहाँ पे दो फील्ड्स हैं तो पोटेंशियल भी दो होंगे, तो V1 प्लस यहाँ का भी पोटेंशियल होगा और इसका भी पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल तो डायरेक्ट ऐड होते हैं, कोई उसमें वेक्टर सम नहीं। तो VM इज इक्वल्स टू हो गया V1 इज E1 D माइनस T, क्यों? क्योंकि E1 इतनी जगह पे है, प्लस E2 इंटू T। E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। आता है ना, कल अपन ने पढ़ा था ऐसा। देखो होता क्या है, ये प्लस है, ये डाइलेक्ट्रिक में माइनस इधर कर देगा और ये प्लस इधर हो जाएंगे, और ये तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे। दिस इज E1, yes or no, and this is electric field E2, and the net electric field inside is E1 minus E2। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले पोलराइजेशन में, क्योंकि ये पूरी की पूरी पास हो रही है जिसमें से इतनी फील्ड ऑपोज कर रही है, तो द नेट फील्ड इनसाइड इज। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया E1 इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E2 इज
यस और नो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, डी माइनस टी, टी अपॉन एप्सिलॉन आर, यस और नो? वी एम इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी, इन दोनों में से टी कॉमन लिया, तो ये हो गया 1 माइनस। ये करने का तरीका होता है मैडम, कॉमन क्यों लिया? क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है और कोई तरीका वही कर रहे हैं। पहले ई निकाला, फिर वी निकाला, फिर सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी में पुट कर देंगे। तीनों जगह डेरिवेशन में वही था, ठीक है। सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी पुट कर दिया, ठीक है, वी की वैल्यू। अब इसको ऊपर ले गए तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे था सिग्मा, सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन ए, लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिया Q अपॉन ए। Q से Q कैंसिल, ए ऊपर चला गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे बचा डी माइनस टी। 1 माइनस। अब याद रख लो, पहले फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, फिर फॉर्मूला आया एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। फिर हमने जब बीच में टी थिकनेस का भरा तो हमारा फॉर्मूला पूरा चेंज हुआ, ए अभी भी है, एप्सिलॉन नॉट अभी भी है, लेकिन नीचे का डी बदल गया, नीचे आया है डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। फॉर्मूला याद रखना, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। मैम अगर किसी एक चार्ज को साइड में रखे तो क्या बताएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं। अगर तुमने टी थिकनेस का कहीं भी रखा है बीच में, अगर प्लस की तरफ रखा है, कहीं भी रखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो हाँ, ये आया ना हमारा फॉर्मूला, एप्सिलॉन आर को के भी लिख सकते हैं, पता है ना, एप्सिलॉन आर इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ये फॉर्मूला हुआ व्हेन इट इज़ थिकनेस टी, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मूला हमारा हुआ था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, तो हमारा कैपेसिटेंस इतने से बढ़ गया था यदि अपन ने बीच में इंसुलेटिंग मीडियम लगाया था, हमारा कैपेसिटेंस हो गया था ऐसा। तो एप्सिलॉन इंसुलेटिंग मतलब जब बीच में कुछ नहीं था, उसका एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ गया था, तो इसको नीचे ले जा सकते हैं, सी अपॉन सी नॉट, तो एप्सिलॉन आर का हमारे पास एक नया फॉर्मूला भी बनता है, सी अपॉन सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ इंसुलेटिंग मीडियम, दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट इंसुलेटिंग मीडियम, वैक्यूम और एयर, यस और नो, ठीक है, ओके। अगर मान लो हमने बीच में स्लैब्स एक नहीं, अलग अलग कांच की पट्टी, लकड़ी की पट्टी, ऐसा अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और अलग अलग थिकनेस के लगाए हैं बीच में, तो हमारा कैपेसिटेंस ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए ही रहेगा, नीचे डी ही रहेगा, डी माइनस इस टी की जगह पे आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश डैश, और इस T अपॉन के की जगह आएगा T1 अपॉन के। ये न्यूमेरिकल में आएगा तुमको NCERT में कहीं, ठीक है। अगर मान लो तुमने दो प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग मीडियम लगा दिया, दो एल्यूमिनियम की बीच में कॉपर भर दो, दे आर द गुड कंडक्टर, उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ K इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होती है, 1 नहीं होती, यहाँ पे 1 से बड़ी होती है, K इज़ ग्रेटर देन 1 इंसुलेटर्स के लिए। जो मेटेलिक स्लेब कंडक्टर्स के लिए K इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, तो यदि ऑफ थिकनेस T इज़ प्लेस्ड, यदि हम उसको बीच में लगा दें तो K इन्फिनिटी T 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। मतलब हमने अगर मेटेलिक स्लैब लगा दी बीच में तो इफ़ मेटेलिक स्लैब फील्स द एंटायर स्पेस, यदि पूरे में भर दिया तो D इज इक्वल्स टू
टी हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। देन कैपेसिटेंस बिकम इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि वो तो पूरा ही कंडक्टिंग हो गया ना, क्योंकि वो पूरा कंडक्टर हो गया ना। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये तुम्हारा कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड। 2 न्यूमेरिकल्स करने हैं, कल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊँगी। एनसीईआरटी बताओ, कल ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगी मैं। बड़ा कवर अवर चढ़ाया है। मतलब अभी हमने पढ़ा है, आज हमने टॉपिक पढ़ा है 12.13 तक, ठीक है। 14, 15 2 ही टॉपिक बचे हैं, ये मैं कल पढ़ा दूँगी। और परसों आपका टेस्ट होगा। ये 2 दिन अटेंड करना। साथ में पढ़ा ही नहीं है ना मैडम। नर्सो, आज कौन सा डे है? थर्सडे है ना, संडे को लूँगी टेस्ट। ठीक है, अभी तो तुम्हारे लिए सब संडे ही है।